नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किसानों और छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का ऐलान। लोकसभा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में 75 वादे। 1 लाख तक के किसानों के कर्ज पर 5 साल तक ब्याज माफ करने और सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने का ऐलान। 25 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने का भी वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग जल शक्ति मंत्रालय का वादा। कहा, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अंत्योदय हमारा दर्शन और सुशासन हमारा मंत्र। सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर बनाने का भी वादा। समान आचार संहिता और अनुच्छेद 370 को लेकर दोहराई प्रतिबद्धता। अनुच्छेद 35A को भी हटाने का प्रयास करेंगे। विपक्षी दलों की याचिका पर वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हर विधानसभा सीट में 1 की बजाय 5 बूथों पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची का हो औचक मिलान। चुनाव आयोग ने कहा, तुरंत प्रभाव से निर्देश लागू करने की होगी हर मुमकिन कोशिश। F-16 लड़ाकू विमान पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। भारतीय वायुसेना ने जारी की रडार की तस्वीरें। विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से F-16 विमान गिराने की हुई पुष्टि। और उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में टॉप पर आईआईटी चेन्नई, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर। मानव संसाधन मंत्रालय ने 9 कैटेगरी में जारी की सूची। कॉलेजों की राष्ट्रीय रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस अव्वल। आइए आपको दिखाते हैं बुलेटिन में सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनावों के लिए आज संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को जहां खास तवज्जो दी है, तो वहीं ये भी साफ हुआ कि चुनाव में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा होगा। पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अदालत के रास्ते सभी संभावनाओं को तलाशने की बात दोहराई, तो वहीं कश्मीर से जुड़ी धारा 370 और 35A को हटाने की भी बात कही। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के महज 2 दिनों के पहले आए बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में पार्टी कई मोर्चों पर वोटरों को साधते हुए नजर आई। कांग्रेस की ओर से चुनाव में किसान कर्ज माफी के वादों के बीच संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किसानों पर विशेष फोकस किया। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 1 लाख का लोन अब 5 सालों तक ब्याज मुक्त रहेगा। साथ ही 2 हेक्टेयर तक के छोटे किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि अब सभी किसानों के लिए मुहैया कराई जाएगी। छोटे किसानों को पार्टी ने 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का भी वादा किया है। संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6000 रुपये का देंगे। यह जो है उन्होंने कहा, और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कश्मीर के संबंध में पार्टी का पुराना रुख बरकरार है, जिसके तहत वहां से धारा 370 और 35A हटाने की बात को संकल्प पत्र में फिर जगह मिली है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था, उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। संकल्प पत्र की मुख्य बातों के तहत पार्टी ने लंबे समय से हो रही मांग के तहत राष्ट्रीय व्यापार आयोग की स्थापना की बात कही है,
जो व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करेगा। इसके अलावा छोटे दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में कहा गया कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 2020 तक देश की सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जाएगा। ट्रेंड डॉक्टर और जनता के बीच अनुपात को 1:1400 किया जाएगा। निर्यात को दोगुना करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बैंक सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। नागरिकता विधेयक को पारित करवाने का संकल्प भी पार्टी ने किया है, लेकिन साथ ही कहा कि राज्य के लोगों की पहचान पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पार्टी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का वादा दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने हाल के चुनावों के लिए किसान कर्ज माफी से लेकर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है। इसके अलावा न्याय योजना के तहत देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके बाद बीजेपी की ओर से किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का वादा बड़ी लकीर खींचने की दिशा में कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। साथ ही हम मानते हैं कि भारत का समय आ गया है। हम एक दुनिया में शक्ति केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। न्यू इंडिया का उदय नई वास्तविकता है और हम 21वीं सदी में वैश्विक एजेंडे को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2022 में जब आजादी के 75 साल होंगे, तब सपनों का भारत बनाने के लिए हमने 75 लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषाएं, जीवन स्तर, शिक्षा आदि की विविधता है। इसलिए विकास को मल्टी लेयर बनाने के लिए हमने अपनी योजना को संकल्प पत्र में समाहित किया है। आज समय की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जन चेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं, उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है और उस दिशा में भी एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश को समृद्ध बनाने के लिए सामान्य मानव के सशक्तिकरण को लेकर जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए हम वन मिशन वन डायरेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने वादा किया कि आज देश के कई प्रदेशों में पानी की समस्या के समाधान को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसलिए हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विकास करने के लिए विकास को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसका सफल प्रयोग स्वच्छता है। आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गई है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज भी संकल्प
पत्र जारी होने के समय मौजूद थे। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने 2014 में किए वादे को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर 5 साल में सबसे कम रही। वहीं सुषमा स्वराज ने कहा कि सभी पार्टियां घोषणा पत्र लेकर आई है, एकमात्र बीजेपी है जो संकल्प पत्र लाई है। 2014 में जो हमने संकल्प किया उससे ज्यादा कर दिखाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 से 19 की यात्रा ऐसी है कि जब भी भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बनने का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तेजी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि 2014 का चुनाव आशाओं का चुनाव था। मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बाद 2019 का चुनाव अपेक्षाओं का चुनाव होने वाला है। दो 2014 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। 2014 से 2019 तक हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। कई चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं भी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। आप एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथीदारों को आशीर्वाद दीजिए। हम एक मजबूत सरकार देने का वादा करते हैं। हम एक निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं। एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा करते हैं। With an idea which promises to make India one of the strongest and the secure countries of the world. This is the first 5 years that India was globally the fastest growing economy in the world. Our fiscal prudence since 1947 has been the best ever for a 5-year government. Our inflation has been the lowest compared to what our predecessor government left behind, a double-digit inflation. We are the first government in history which consolidated India's middle class and which brought out the fastest depletion of poverty. ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं, क्या लेकर आते हैं? ये है मोदी जी के विदेश यात्रा की उपलब्धि कि सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि ओआईसी के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए, लेकिन भारत का इनविटेशन रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा। पिछले 5 वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता हमने कमाई है, उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इधर कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में कहा है कि नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे संकल्प पत्र से गायब हैं। नोटबंदी की चर्चा भी नहीं हुई है, जीएसटी पर कोई बात नहीं की गई। काले धन की बात पर 2014 में सत्ता में आए, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं की। ये जिस तरह से बातें की गई है इसमें, अब ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छे तरीके से इनको पहचान चुकी है। असल में तो 5 साल के बाद हिसाब देना चाहिए था उनको कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बेरोजगारी है, रोजगारी के वादों का क्या हुआ? किसानों को जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? व्यापारियों को जो वादे किए थे उनका क्या किया? और फिर से वही बात, किसानों को हम 1 लाख का कर्जा देंगे, उस पर सूद वसूल नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टाइमली उनको भरना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और सभी खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। प्रमोशन में आरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा में जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य में जीडीपी का 4% खर्च करेंगे। साथ ही प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्पलाइन जारी की जाएगी। बिहार से पलायन रोकने के लिए विशेष प्रावधान करने का वादा भी आरजेडी ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल उस माहौल की रक्षा
हर कीमत पर करेगी, जिसमें हर व्यक्ति शान के साथ देश की किसी भी कोने में सिर उठाकर कह सकेगा कि देश उसका है। और आइए रुक कर लेते हैं पटना का, जहां मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह मौजूद हैं। जानना चाहेंगे आपसे फातेह, क्या अहम बातें निकलकर सामने आ रही है, खासतौर पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं आरजेडी के मैनिफेस्टो के सामने आने के बाद? ये अभिलाषा, देखिए बात बहुत साफ है यहाँ पर कि आरजेडी अपने घोषणा पत्र के जरिए इस बात को बताना चाहता है कि वो किस तरीके से अगर सत्ता में कोई हिस्सेदारी अगर आरजेडी को मिलती है तो वो विकास को आम लोगों की दहलीज तक कैसे पहुंचाएगा। इस बात का पूरा मूल्यांकन, पूरा वादा किया है जनता से आरजेडी ने। देखिए शिक्षा की बात अगर हम करें, स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से जीडीपी का 4 और 6% उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की बात की। उसके अलावा महिलाओं और जो बेरोजगार लोग हैं, खासकर जो छात्र हैं, उनके लिए पेंशन योजना की बात की, या अगर रोजगार को लेकर के जो राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाने की बात की। अभिलाषा, कहीं ना कहीं मंडल की जो सियासत है, जो मंडल की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं फिर बिहार की सियासी जमीन पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से 3 दशक के बाद में मंडल की सियासत कहीं ना कहीं जो ये लोकसभा का चुनाव का जो परिदृश्य बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने जो पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात की है अभिलाषा, वो अपने आरजेडी का जो वोट बैंक जो खिसक रहा है दिन पे दिन इस तरीके से, तो वो एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रतिक्रियाओं की आपने बात की, तो इसको सामाजिक न्याय के तौर पे यहाँ के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे कितना कारगर हो पाता है, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके बाद में क्या परिदृश्य होगा, आरजेडी की हैसियत उस वक्त क्या होगी राष्ट्रीय राजनीति के क्रम में, तो ये सब देखने की बात होगी। फिलहाल घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने किए हैं, इसको लेकर के जो राजनीतिक और सियासी गहमागहमी पटना में, बिहार में खास कर रही है, तो काफी यहाँ पे लोगों की जबान पे जो ये देखने को मिला, वो ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे फिलहाल जो पिछड़े और अति पिछड़े की जो सियासत है, वो फिर से आरजेडी एक बार मुख्य धारा में लाकर करना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फातेह, पूरी जानकारी हमें देने के लिए आरजेडी के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है, और आज आयोग को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान की मांग की थी। विपक्षी पार्टियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि एक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों के 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। अभी सिर्फ एक ईवीएम वीवीपैट का मिलान होता है। मैं समझता हूँ कि अब आगे से ये सारी डिबेट वीवीपैट और ईवीएम की जो है ये खत्म हो जाएगी और लोगों में वो एक फेथ डेवलप हो जाएगा। 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग की जमीनी कठिनाइयों की दलील को मान लिया। अब मतदान के बाद उम्मीदवारों की मौजूदगी में लॉटरी के जरिए एक लोकसभा सीट के हर विधानसभा के 5 मतदान केंद्रों का चयन किया जाएगा और ईवीएम से वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास होगा। We want more to be counted. Now, the Supreme Court has just gone from 1 to 5. That may not be sufficient, and that may not be statistically robust either. So, therefore, we are a little disappointed. We would urge the Supreme Court to actually reconsider. वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन ईवीएम से जुड़ी होती है। जब मतदाता ईवीएम की बटन को दबाता है, तब वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसमें जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका चुनाव निशान और नाम होता है। मतदाता को 7 सेकंड तक दिखने के बाद पर्ची डिब्बे के अंदर गिर जाती है। हाल के दिनों में चुनाव नतीजे आने के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से ये झूठ प्रचारित किया जाता रहा है कि उसका F-16 विमान भारत ने नहीं मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके पास न केवल विश्वसनीय साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 का इस्तेमाल किया था, बल्कि वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में MiG-21 से F-16 के मार गिराने की
सबूत भी भारत के पास हैं। भारतीय वायुसेना ने आज रडार की तस्वीरें जारी की हैं और विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से भी इसकी पुष्टि का दावा किया है। वायुसेना ने कहा है कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर को तबाह किया था। भारत को जैश की ट्रेनिंग की खुफिया जानकारी मिली थी और भारत की ये सैन्य कार्यवाही नहीं थी। All of these conclusively prove that a total of 2 aircraft had gone down that day in the same area, separated by about 1 to 1.5 minutes of time. Analysis of electronic emissions have shown that aircraft picked up by ELINT intercept from AWACS and radio transcripts indicated F-16s in the area directly in front of Abhinandan's aircraft. This is also the radar image where you see that in the red circle there are 3 of these aircraft, 2 green lines and the third one is not having a line. These are the 3 F-16s and the aircraft in green on the right, which is in the blue circle, is Abhinandan's aircraft. This is the radar picture at that point in time. विजय माल्या के अपने भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर रोक की मांग को लेकर दायर की गई अर्जी को ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया है। यूके हाई कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने ब्रिटेन सरकार के उसके भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। माल्या के पास अब अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। विजय माल्या पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और धन शोधन के आरोपों के चलते ब्रिटिश गृह कार्यालय ने उसके भारतीय प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के समक्ष पेश हुए। मीरवाइज के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन और मौलाना अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। उन्हें एनआईए ने तीसरी बार बुलाया है। एजेंसी ने 26 फरवरी को मीरवाइज समेत कई अलगाववादी नेताओं के परिसरों की तलाशी ली थी। एनआईए आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, स्कूल जलाने और सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने की जांच कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें रैंकिंग में आईआईटी चेन्नई पहले स्थान पर रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर है। उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 7 आईआईटी शामिल हैं। रैंकिंग में जेएनयू 7वें स्थान पर है। कॉलेजों की राष्ट्रीय रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज अव्वल है, वहीं सेंट स्टीफेंस चौथे स्थान पर चुना गया है। जामिया हमदर्द सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान और आईआईएम बेंगलुरु प्रबंधन संस्थानों में पहले स्थान पर है। While congratulating institutions that have done well in the India Rankings 2019, I would emphasize to them and to others that this is only a beginning. It is critical that there be a significant Indian presence in global rankings of leading universities and higher educational institutions in the very near future. We live in the age of the 4th Industrial Revolution, amid a knowledge society and an innovation economy. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। वॉर मेमोरियल आज़ादी के बाद से विभिन्न युद्धों और ऑपरेशनों में शहीद होने वाले 22,000 से ज़्यादा सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय इतिहास प्रेमियों और कला प्रेमियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वो भारत के अतीत और गौरव को समझ सकें।
राष्ट्रीय संग्रहालय में ज्वेल्स ऑफ इंडिया निजाम्स ज्वेलरी कलेक्शन प्रदर्शनी देखने पहुंचे उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रदर्शनी में भारतीय कारीगरों की बेहतरीन कला को देखने को मिला। साथ ही समय के साथ आभूषणों में बदलाव को भी ये प्रदर्शनी दिखाता है। उन्होंने इस दुर्लभ संग्रह को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना की। इस विशेष प्रदर्शनी में निजामकालीन 173 कीमती गहने शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने फोन कर सोलिह सरकार को बधाई दी है। उन्होंने भारत मालदीव के पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए भविष्य में भी दोनों देशों के बीच बेहतर और प्रभावी सहयोग बरकरार रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को मिली जीत उन नीतियों और नेताओं की जीत है जिन्होंने मालदीव की जनता के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम किया है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव में 6 अप्रैल को पीपल्स मजलिस यानी संसद के लिए चुनाव हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।